हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बड़े स्टार्ट करेंगे अब जो टॉपिक हम वो इन्वॉइसिंग का टॉपिक है और इन्वॉइसिंग का जो टॉपिक है वो भी डेटा सिस्टम से रिलेट करता है। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी डेटा सिस्टम जारी है, लेकिन डेटा सिस्टम के अंदर अब हम इन्वॉइसिंग का टॉपिक करेंगे। अब ये इन्वॉइसिंग बेसिकली क्या होती है, तो पहले इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ और तब मैं आपको अच्छी तरह से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। अब इन्वॉइसिंग का क्या मतलब है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि ये हमारा हेड ऑफिस है, करेक्ट, और ये हमारी ब्रांच है। और हेड ऑफिस ने ब्रांच को अब की बार जब गुड्स भेजे, तो ब्रांच को जब गुड्स भेजे गए, मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 5 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस के गुड्स भेजे। कॉस्ट प्राइस गुड्स की कितनी है? 5 लाख रुपए है। 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे। अब हमने इन गुड्स को एक बॉक्स में रखा। ये बॉक्स है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोगों को मालूम ही है। और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स हमने ब्रांच को भेजे, करेक्ट। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने इस बॉक्स में हमने जब एक स्लिप, जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनवॉइस बोलते हैं। यानी कि जब हम सामान भेजते हैं तो जनरली हम बॉक्सेस के ऊपर एक स्लिप चिपका देते हैं, जिसमें हम लिखते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी भेज रहे हैं, इनकी कॉस्ट प्राइस वगैरह कितनी है। अब जब हमने ये स्लिप बनाई, जिसको कि इनवॉइस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इनवॉइस, जिसमें मैंने कहा कि हम गुड्स के पर्टिकुलर्स के बारे में लिखते हैं, इनकी क्वांटिटी और इनके प्राइस के बारे में। तो हमने क्या करा, हेड ऑफिस ने क्या करा, हेड ऑफिस ने ये लिख दिया कि ये जो गुड्स हैं, जिनके कॉस्ट प्राइस वैसे तो 5 लाख है, लेकिन हेड ऑफिस ने ये लिख दिया कि इनका प्राइस 6 लाख है। क्या है? 6 लाख है। हेड ऑफिस ने क्या लिख दिया कि इन गुड्स का जो प्राइस है वो 6 लाख रुपए का है। सर, ये तो हेड ऑफिस ने एक तरीके से झूठ बोला। अब आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस की टेक्निक है, और ये टेक्निक क्यों अपनाई जाती है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इज इट क्लियर टू यू? तो हेड ऑफिस ने क्या करा, जो गुड्स का रियल प्राइस है जो कि 5 लाख है, उसको 1 लाख रुपए से बढ़ा दिया। इसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कुछ यूं कहेंगे। हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस तो गुड्स की 5 लाख रुपए है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5 लाख रुपए की है। जितने से हमने इसको बढ़ाया, कितने से बढ़ाया हमने? 1 लाख रुपीज से बढ़ाया। तो जितने से हमने बढ़ाया उसको हम बोलते हैं लोडिंग। लोडिंग को मार्जिन भी कहते हैं। इसको हम बोलते हैं लोडिंग या लोड। समझ में आया? कितने से बढ़ाया हमने? सर, 1 लाख रुपए से बढ़ाया। तो 1 लाख रुपए से बढ़ा करके हमने इसको जिस प्राइस पर भेजा, हमने किस प्राइस पर भेजा है? 6 लाख की प्राइस पर। इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इसको इनवॉइस प्राइस क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इनवॉइस प्राइस? क्योंकि इनवॉइस के ऊपर जो स्लिप है, उसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है इन गुड्स का, वो 6 लाख रुपए का लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? अब ये टेक्निक क्यों अपनाई जाती है? हेड ऑफिस ऐसा क्यों करता है? हेड ऑफिस ऐसा इसलिए करता है कि ब्रांच को हमारा रियल प्रॉफिट कितना है ये पता ना लगे। हम नहीं चाहते कि ब्रांच को पता लगे कि इन गुड्स पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। इज इट क्लियर टू यू? ये बिजनेस की एक टेक्निक है, क्योंकि बिजनेस का पहला उसूल ये है कि प्रॉफिट आप अपनी आत्मा को भी मत बताओ, फिर ब्रांच तो एक तीसरी आत्मा है। तो इसलिए हेड ऑफिस ने क्या करा, या मोस्टली जो हेड ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, वो ब्रांच से अपने प्राइस को छुपाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ब्रांच मैनेजर के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि अगर इस लाइन ऑफ ट्रेड में इतना हैवी प्रॉफिट है तो क्या जरूरत है मुझे इनका ब्रांच मैनेजर बन करके काम करने की? क्यों नहीं मैं ये बिजनेस अकेले स्टार्ट कर दूं, कल वो हमारे खिलाफ कोई कॉम्पिटेटिव बिजनेस कर सकता है। तो इसलिए बिजनेस की एक टेक्निक होती है कि हम ब्रांच से अपना प्रॉफिट छुपाना चाहते हैं। इस टेक्निक को ही इनवॉइसिंग कहते हैं। इनवॉइसिंग। इज इट क्लियर टू यू? तो इनवॉइसिंग में हेड ऑफिस क्या करता है, जो गुड्स का रियल प्राइस है, जो कि कॉस्ट प्राइस 5 लाख की थी, उसको हमने बढ़ा दिया। जितने से बढ़ा दिया उसको मार्जिन या लोडिंग कहते हैं, और जिस प्राइस पर बना करके भेजा उसको हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं। अब ध्यान ये रखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, और अगर शुरुआत में ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब मुझे ये बताओ, सपोज आप ब्रांच हो, जब आप ये बॉक्सेस रिसीव करोगे, जब इन बॉक्सेस को आप रिसीव करोगे या इस बॉक्स को आप रिसीव करोगे, करेक्ट,
और बॉक्स के बाहर स्लिप लगी हुई है जिसको मैंने कहा कि इनवॉइस बोलते हैं, और इस स्लिप में ये लिखा हुआ है कि ये जो गुड्स हमने भेजे हैं इनका प्राइस 6 लाख रुपए का है। तो आपके दिमाग में यही आएगा कि ये जो गुड्स भेजे गए हैं इनका प्राइस 6 लाख है, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस का पता नहीं लगेगा। इसका मतलब ब्रांच को कॉस्ट प्राइस का पता नहीं लगेगा और ब्रांच ये सोचेगी कि इनका प्राइस जो है वो 6 लाख रुपए का है। अब एक बड़ा पॉइंट और एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट इस पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हेड ऑफिस हूं और मैंने आपको, और आप ब्रांच है, मैंने आपको 5 लाख रुपए के गुड्स को 1 लाख की प्राइस पर बढ़ा करके भेजा, जो कि आपको मालूम नहीं है, आप तो यही सोच रहे हैं कि इनका प्राइस 6 लाख है, तो क्या हेड ऑफिस ब्रांच को यह बोलेगा कि आप 6 लाख से ज्यादा पर बेचो या 6 लाख पर बेचो? आप मुझे आंसर दें। क्या इस केस में हेड ऑफिस ब्रांच को यह बोलेगा कि आप 6 लाख से ज्यादा प्राइस पर बेचो या 6 लाख पर बेचो? क्या आंसर है आपका? जाहिर है कि आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा कि हेड ऑफिस ब्रांच को यह बोलेगा कि आप जो है 6 लाख से ज्यादा के प्राइस पर गुड्स को भेजो, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में मैं ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर देना चाहता हूं। हेड ऑफिस ब्रांच को ये नहीं बोलेगा, इनवॉइस प्राइसिंग के क्वेश्चन में इस पॉइंट का ध्यान रखना है, कभी भी हेड ऑफिस ब्रांच को ये नहीं बोलेगा कि आप 6 लाख से ज्यादा के प्राइस पर बेचो। हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइसिंग के केस में क्या कहता है कि जिस प्राइस पर आपको गुड्स भेजे जा रहे हैं इसी प्राइस पर आप सामान को बेच दो। वो ये नहीं बोलेगा कि 6 लाख से ज्यादा पर बेचो। इस पॉइंट को पहले ही ध्यान में रखना है। इसका मतलब इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में, इनवॉइसिंग के क्वेश्चन में, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस हमेशा सेम होती है, अनलेस एंड अनटिल जब तक क्वेश्चन में कुछ और ना लिखा हो। आप हमेशा ये मान करके चलेंगे, या जब तक मैं आपको कुछ और ना बोलूं, आप हमेशा ये मान करके चलेंगे कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस बिल्कुल सेम होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर टू यू? अब इसमें अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा प्रीव्यू बता दूं, फिर मैं अभी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करूंगा। अब इस छोटे से ट्रांजैक्शन को अगर मैं ब्रांच अकाउंट में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? हमने 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स को 6 लाख के इनवॉइस प्राइस पर भेजा है, तो जब मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा तो मैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट किस प्राइस पे लिखूं? क्या मैं कॉस्ट प्राइस पे लिखूंगा 5 लाख पे, या मैं 6 लाख पे लिखूंगा? अगला क्वेश्चन ये उभरता है, सर यहां पर 5 लाख लिखने चाहिए, नहीं, यहां पर हम 6 लाख लिखेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हम ये बोलेंगे कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 6 लाख की इनवॉइस प्राइस का सामान भेजा है, 6 लाख की इनवॉइस प्राइस का सामान भेजा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 6 लाख की इनवॉइस प्राइस का सामान भेजा है। सर हम इसको 5 लाख पे क्यों नहीं लिखेंगे? उसका रीजन ये है कि जो इनवॉइस में प्राइस लिखा रहता है, आपको मालूम है अकाउंटिंग हमेशा कुछ प्रूफ्स, कुछ एविडेंसेस, कुछ वाउचर्स के हिसाब से करी जाती है। तो यहाँ वाउचर क्या है? इनवॉइस प्राइस है। तो इनवॉइस प्राइस में बिकॉज प्राइस जो है 6 लाख रुपए लिखा है, तो इसलिए मुझे ब्रांच अकाउंट में गुड्स सेंड टू ब्रांच 6 लाख रुपए लिखना पड़ेगा। अब जैसा मैंने कहा कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में ब्रांच को यह कहा जाता है कि जिस प्राइस पर हम आपको सामान भेज रहे हैं उसी प्राइस पर आप सामान बेचो। अब मान लेते हैं ब्रांच ने ये सारा सामान बेच दिया, तो ब्रांच की सेल कितनी हो गई? 6 लाख की हो गई। तो ब्रांच ने सारा सामान 6 लाख पे बेच दिया, और मान लेते हैं सारी की सारी कैश सेल्स हैं, तो 6 लाख पे सामान बेच दिया। अगर फिर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम रेमिटेंसेस के अंदर लिखते हैं बाई कैश सेल, तो 6 लाख लिखना पड़ेगा। मैंने कहा एक ही ट्रांजेक्शन है। अगर मैंने इन दोनों ट्रांजैक्शन को यहां पर लिख लिया तो आपने देखा अब तो मेरा कुछ प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। पहले तो मुझे यह बताओ, इस केस में जब ब्रांच ने 6 लाख पर सामान बेचा तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना हुआ? हेड ऑफिस ध्यान से देखा जाए तो 5 लाख की कॉस्ट प्राइस का सामान 6 लाख पे बिका है, तो टेक्निकली प्रॉफिट तो 1 लाख का हुआ है, लेकिन ये 1 लाख का प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पर लिखा हुआ है और ब्रांच ने सारे गुड्स बेच दिए 6 लाख पे, इसलिए 1 लाख का प्रॉफिट तो नजर ही नहीं आ रहा, जबकि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो अपना रियल प्रॉफिट देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? जो हमने ये गुड्स भेजे हैं और जो कि ये इनवॉइस प्राइस पर है, जो कि इनवॉइस प्राइस पर है, इसके अंदर जो लोडिंग छिपी हुई है, इसके अंदर जो लोडिंग छिपी हुई है 1 लाख रुपए की, उसको मुझे ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ता है। यानी कि मैं ऑपोजिट साइड में लिखूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट
लोडिंग, उसके आगे मैं एल लिख दूंगा लोडिंग, और 1,00,000 रुपीस में ऑपोजिट साइड में लिखूंगा। यानी कि लोडिंग जो है लिखने का पर्पस होता है कि उस आइटम को हम कॉस्ट प्राइस पे लाना चाहते हैं। हम डायरेक्टली इसको कॉस्ट प्राइस पे नहीं लिख सकते क्योंकि इनवॉइसिंग जो हमारी हुई है वो 6 लाख से हुई है। तो इसको कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए आपने देखा मैंने लोडिंग क्या करी, ऑपोजिट साइड में लिखी। तो अब मेरा अगर मैं इसको टैली करूंगा तो 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपने देखा पहले तो इनवॉइसिंग का क्या मतलब है। इनवॉइसिंग का बेसिकली मतलब यहां पर यह होता है कि इट इज ए टेक्निक विच इज अडॉप्टेड बाय द हेड ऑफिस इन ऑर्डर टू एक्चुअली सेफ गार्ड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द ब्रांच। हम नहीं चाहते कि ब्रांच को हमारे प्रॉफिट्स का इल्म हो, हमारे प्रॉफिट का एहसास हो, हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब हेड ऑफिस ने 5 लाख के गुड्स 6 लाख की प्राइस पर ब्रांच को भेजे तो ब्रांच मैनेजर भी इतना बुद्धू नहीं होता है, वो भी बिजनेसमैन है। उसको भी मालूम है कि ये जो प्राइस हमारे सामने दिया गया है ये रियल प्राइस नहीं है। हाँ, हकीकतन उसको हमारी रियल प्राइस का पता नहीं लगेगा, लेकिन ये बात ब्रांच को मालूम होती है कि ये बेसिकली रियल प्राइस नहीं है। ये ब्रांच को भी मालूम है, लेकिन ओनली थिंग इज दैट ब्रांच को हमारे रियल प्राइस का पता नहीं लगेगा, जिसकी वजह से ब्रांच को ये नहीं पता लगेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया। तो इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब इनवॉइसिंग के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए अब हम क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको ऐसे दिया कि 5 लाख रुपए के गुड्स हमने 6 लाख पर भेजे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है या क्वेश्चन किस तरीके से आपको मिलते हैं पहले यहां पर देखें। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1.6 में, ये इनवॉइसिंग का क्वेश्चन है और इसमें वो कहता है आपको कोई हेड ऑफिस है जयपुर में और उसकी जो ब्रांच है वो कोलकाता में है, जिसको कि गुड्स इनवॉइस करे जाते हैं हेड ऑफिस के द्वारा एट कॉस्ट प्लस 25% पर, एट कॉस्ट प्लस 25% पर। इस लाइन पे आपने गौर करना है। वो कह रहे हैं हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है। करेक्ट, इनवॉइस करने का मतलब है कि इस इनवॉइस प्राइस पर गुड्स भेजता है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 125 के हिसाब से भेजता है। तो इस लाइन को पढ़ करके आपको पता लग जाना चाहिए कि ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ये लिखा हुआ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें ये नहीं लिखा था कि हेड ऑफिस ब्रांच को इस प्राइस पर या इतने इतने मार्जिन पर गुड्स भेजता है। तो कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि हेड ऑफिस ब्रांच को इस मार्जिन पर गुड्स भेजता है तो समझ जाना कि ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है। नंबर 1 आगे कहता है ऑल द कैश received by the branch is daily remitted to the head office। इसमें कोई डाउट नहीं है। All expenses are paid from जयपुर, यानी कि ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है। आगे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शो द ब्रांच अकाउंट दैट विल अपीयर इन द हेड बुक्स। तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंट बना करके दिखाना है। हालांकि ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि शुरू में ये लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान जो भेजता है वो कॉस्ट प्लस 25% मार्जिन पर भेजता है ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन। लेकिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा जैसे कि ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन नहीं है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इज इट क्लियर टू यू? अभी हमने कुछ इनवॉइस प्राइस के बारे में नहीं पढ़ा। ओपनिंग स्टॉक लिखा तो हुआ है एट इनवॉइस प्राइस, फिलहाल मैंने इनवॉइस प्राइस को नहीं पढ़ा। मान लेते हैं जो ओपनिंग स्टॉक है वो 12,000 का है, फिर पेटी कैश भी है 3,000 रुपए का, उसके अलावा डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी है 30,000 का। अब उसने कहा गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर, जयपुर में हेड ऑफिस है तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे 80,000 के। फिर कहता है कैश सेल्स 35,000 की हैं, क्रेडिट सेल्स जो है 52,000 की हैं, और उसके अलावा फिर उसने लिखा है गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न करे हैं। देखो डेटर्स जो गुड्स रिटर्न करेगा वो किसको करेगा, हेड ऑफिस को थोड़ी करेगा, वो ब्रांच को करेगा। तो ये ट्रांजेक्शन ब्रांच, क्योंकि ब्रांच ने सामान बेचा है ना कस्टमर को या डेटर को, तो डेटर्स को जो सामान बेचा गया था उसमें से डेटर्स ने कुछ सामान वापस कर दिया, लेकिन ये सामान, ये ट्रांजैक्शन जो है ब्रांच और ब्रांच कस्टमर या ब्रांच डेटर्स के बीच में है। इसलिए जो सेल्स रिटर्न होते हैं वो केवल और केवल डेटर्स अकाउंट में आएंगे। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स भी डेटर्स अकाउंट में ही आएगा। चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम जयपुर, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ चेक भेजे, किस किस चीज के लिए भेजे, एक तो वेजेस एंड सैलरी के लिए भेजा, उसके अलावा कुछ रेंट के लिए भेजा, और कहता है ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए भी हमने चेक भेजा। टोटल 16,500 रुपए के चेक हमने भेजे। तो इसका मतलब मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में पहले तो लिखूंगा टू बैंक 16,500 रुपीज, एक तो ये ध्यान रखना है। लेकिन तुम देख रहे हो कि चेक जो हमने भेजे उससे, उन चेक में से हमने एक चेक जो है वो ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए भेजा गया है। इसका मतलब जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा तो अब ब्रांच के पास फर्नीचर नाम का एक एसेट भी आ जाएगा, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस में भी फर्नीचर आएगा 1,500 का।
फिर कह रहे हैं चेक्स रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस टूवर्ड्स पेटी एक्सपेंसेस। चेक्स रेमिटेड, रेमिटेड का मतलब भेजना होता है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस के लिए कुछ चेक भेजा, इसका मतलब कुछ और कैश भेजा पेटी कैश के लिए। फिर कह रहे हैं ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस। देखो ब्रांच एक्सपेंस में और ब्रांच मैनेजर्स के एक्सपेंस में फर्क होता है। ब्रांच एक्सपेंसेस जितने भी होंगे उसके लिए तो कैश हमेशा हेड ऑफिस भेजेगा, लेकिन जो ब्रांच मैनेजर के एक्सपेंस होते हैं इसका मतलब है कि ब्रांच मैनेजर के पास जो कैश था उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया। वैसे ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है अमाउंट स्पेंट बाय ब्रांच मैनेजर आउट ऑफ पेटी कैश। तो जितना भी पेटी कैश था उसमें से 6,900 रुपये खर्च कर दिया गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है 20,000। फिर बैलेंस ऑफ डेटर्स लिखा हुआ है 27,000। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा पहले इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व करा जैसे कि ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है ही नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को पहले इस तरीके से सॉल्व करता हूं तो उस केस में मेरा सॉल्यूशन कैसे होगा? उस केस में सॉल्यूशन क्या होगा, मुझे पहले तो ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं ब्रांच अकाउंट बना देता हूं पहले, और थोड़ा सा मैंने लंबा चौड़ा बनाया ताकि तुमको मैं डिटेल में समझा सकूं। ये मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया, ठीक है। ब्रांच अकाउंट थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, लीजिए जी। और उसके अलावा मैंने डेटर्स अकाउंट भी बनाया। हालांकि ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है, अब मैं दोनों तरीके से आपको इसको पहले सॉल्व कर करके बताऊंगा। डेटर्स अकाउंट, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके अलावा ये ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस की बुक्स में काम हो रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप एग्जामिनेशन में हमेशा टाइटल में लिखा करें। अब पहले मैं क्वेश्चन की एक शीट रख लेता हूं, क्योंकि बार बार ऐसे पलटना मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन की शीट, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है ये 1.6। तो इन शीट की जरूरत नहीं है। 1.6 को मैंने अपने सामने रख लिया। 1.6 की ये शीट एक मैंने अपने पास रख ली है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को देखते रहें। सबसे पहले तो मुझे बताओ पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? सर पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक है। हालांकि उसके आगे इनवॉइस प्राइस लिखा है, लेकिन अभी मैंने उसको नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ ओपनिंग स्टॉक, पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस है। जितने भी ओपनिंग बैलेंस हैं आपको मालूम है कि हम ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 12,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 12,000। उसके बाद क्या दिया है? पेटी कैश। मैंने बताया था पेटी कैश का क्या मतलब है। पेटी कैश का मतलब है ब्रांच मैनेजर के पास छोटे मोटे खर्चे निपटने के लिए रखा गया कैश। पेटी कैश का बैलेंस 3,000 रुपये है, उसको भी तुमने लिख दिया। फिर उसके बाद कहता है डेटर्स का बैलेंस है, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर लिखेंगे 30,000 रुपीज़। 30,000 का आपने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे ही आपने यहाँ पर लिखा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, और इमीडिएटली लिख देना चाहिए, नहीं तो कई बार एग्जामिनेशन में हम लिखना भूल जाते हैं। तो 30,000 रुपीज़ डेटर्स का बैलेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कहता है गुड्स इनवॉइस्ड फ्रॉम जयपुर। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हालांकि लीगल शॉर्ट फॉर्म है। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 80,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कहता है कैश सेल्स हैं। आपको मालूम है कि कैश सेल्स रेमिटेंसेस का हिस्सा होता है। तो हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में तेजी से आए, और ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाई रेमिटेंसेस। बाई रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस के अंदर पहले तो मैंने लिखा कैश सेल्स, और कैश सेल्स का अमाउंट है 35,000। तो 35,000 की फिगर मैंने यहाँ पर लिख दी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगला आइटम क्या दिया हुआ है आपका? क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स जो है, कैश सेल्स का अमाउंट 30,000 है, क्रेडिट सेल्स 52,000 की है। अब आपको मालूम है कि क्रेडिट सेल्स जो है सिर्फ डेटर्स अकाउंट में लिखी जाती हैं। उसकी वजह मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में है। तो 52,000 रुपीज़ मैंने क्रेडिट सेल्स को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगला आइटम गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स है। जो सामान हमने डेटर्स को क्रेडिट पे बेचा था, हो सकता है उसमें से डेटर्स को कुछ सामान पसंद ना आया हो, तो उन्होंने ब्रांच को, इसका मतलब है ये सामान वापस कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स जो है डेटर्स अकाउंट में आएंगे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स को हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स को हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेल्स रिटर्न लिख दिया 3,000। आप गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट। जब हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं तो डेटर्स का बैलेंस कम हो जाता है, और डेटर्स को कम करने के लिए हम उनको क्रेडिट करते हैं। तो डेटर्स को डिस्काउंट दिया गया 300 रुपये का, वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद उसने क्वेश्चन में लिखा है कि जो चेक्स रिसीट फ्रॉम जयपुर। अब जयपुर यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चों के लिए कुछ चेक भेजे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टू बैंक लिख दिया। टू बैंक।
अब जो चेक्स हमने भेजे हैं, एक तो हमने वेजेस एंड सैलरी के लिए भेजा है। वेजेस एंड सैलरी के लिए हमने 11,000 रुपये का चेक भेजा। उसके अलावा हो सकता है कि ब्रांच ऑफिस हमने रेंट पर लिया हो तो उसके किराए को मीट करने के लिए 4,000 रुपये का खर्चा हमने और भेजा, और फर्नीचर खरीदने के लिए हमने 1,500 रुपये भेजे। तो ये चेक हमने भेजे हैं, तो ये सब मैंने डेबिट में लिख दिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बाद में जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा, बैलेंस कैरीड डाउन, तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर अब फर्नीचर का बैलेंस भी आ जाएगा। याद रखें, फर्नीचर हमारे पास पहले नहीं था, लेकिन बिकॉज अब हमने फर्नीचर खरीदा है तो इस साल के एंड में ब्रांच के पास 1,500 रुपये का फर्नीचर बचेगा। उसके बाद उसने लिखा, उससे पहले लिखा है उसने, चेक्स रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस टूवर्ड्स पेटी एक्सपेंसेस। ब्रांच मैनेजर के पास पहले से ही 3,000 रुपये का पेटी कैश मौजूद है। हेड ऑफिस ने कुछ और चेक भेजा टू बैंक, ब्रैकेट में आप लिख देंगे पेटी कैश, यानी कि कुछ और पेटी कैश निपटने के लिए ब्रांच ने 4,000 रुपये का चेक और भेजा है, 4,000। अब मुझे एक बात बताओ, आपको याद होगा लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, अब जब मैं पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि ब्रांच मैनेजर के पास पेटी कैश शुरुआत में कितना है। शुरुआत में पेटी कैश 3,000 रुपये का है, और अभी अभी हमने कुछ और पेटी कैश सेंड करा है। सेंड कितना पेटी कैश सेंड करा है हमने? 4,000 रुपये का। तो इसका मतलब ब्रांच के पास टोटल पेटी कैश कितना हो गया? 7,000 रुपीज़ का हो गया या नहीं हो गया? सर बिल्कुल हो गया। तो 7,000 रुपीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब अगली लाइन में लिखा है ब्रांच मैनेजर्स एक्सपेंस। याद रखें, ब्रांच मैनेजर के एक्सपेंस का मतलब है कि ब्रांच मैनेजर के पास जो पेटी कैश था उसमें से उसने कितना खर्च कर दिया। तो स्पेंट, अब ये स्पेंट ब्रांच मैनेजर ने जो पैसा खर्च कर दिया है, जो कि इस केस में 6,900 है, तो 6,900 में माइनस कर दूंगा 7,000 में से, तो इसका मतलब पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 100 है। इज इट क्लियर टू यू? मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि पेटी खर्चे जो होते हैं, जो कि 6,900 के हैं, उनको हम इनडायरेक्ट तरीके से दिखा रहे हैं। आप देख रहे हो कि मैंने डेबिट साइड में पेटी कैश 3,000 लिखा है, फिर मैंने पेटी कैश जो हमने भेजा 4,000 का वो भी डेबिट में लिखा है। डेबिट में हमने 7,000 लिखा और क्रेडिट में हमने 100 रुपये लिखा है। तो 7,000 और 100 रुपये का डिफरेंस 6,900 ही आता है। इसका मतलब हम पेटी एक्सपेंसेस को इनडायरेक्टली दिखाते हैं। फिर कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, द क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस कितना है? इस केस में 20,000 का है। हालांकि लिखा हुआ है एट इनवॉइस प्राइस, फिलहाल मैंने इनवॉइस प्राइस को नेग्लेक्ट करा। फिर क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का लिखा हुआ है, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पर लिख दिया, और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 27,000 का है, तो 27,000 आपने लिख दिया। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में भी लिखा जाता है, तो बैलेंस कैरीड डाउन, डेटर्स का जो बैलेंस है 27,000 का है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 27,000 का है इस क्वेश्चन में, राइट। 27,000 का बैलेंस आपने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं डेटर्स अकाउंट को टैली करूं तो 82,000 और उसमें से 30,300 में माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आ जाएगी। तो कैश फ्रॉम डेटर्स 51,700 आपका आ जाएगा। कैश फ्रॉम डेटर्स 51,700 आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? और जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसको हम यहां पर भी लिखते हैं, कैश फ्रॉम डेटर्स। कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स 51,700 लिखते हैं। अब ध्यान रखें, अगर ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का नहीं होता तो मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया था। अगर ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का नहीं होता तो अब मैं इसको टैली कर करके अपना आंसर निकाल सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है। इज इट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसको प्रॉपर्ली किस तरीके से सॉल्व करा जाएगा। अब ध्यान से सुने, और ये कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये पार्ट आपकी समझ में आ जाता है, अगर ये पार्ट आपकी समझ में आ जाता है तो समझ लो आधा चैप्टर तो वैसे ही क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से नहीं दिया होगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे करके आपको बताया कि 5 लाख के गुड़ 6 लाख पे बेचे।
इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया था कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है एट कॉस्ट प्लस सो एंड सो मार्जिन पर। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान में ये रखना है इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि किस रेट पर हमने सामान भेजा है। एक बार फिर से पढ़ें। ए हेड ऑफिस एट जयपुर हैज़ ए ब्रांच एट कोलकाता। करेक्ट, ध्यान से अपने नोट्स में पढ़ें। ए हेड ऑफिस एट जयपुर हैज़ ए ब्रांच एट कोलकाता टू विच गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। इस केस में रेट क्या दिया हुआ है? एट कॉस्ट प्लस 25%। आपको रेट्स का बहुत ध्यान रखना है कि जो ये लाइन है मार्जिन का जो रेट है वो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहे हैं हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है एट कॉस्ट प्लस 25%। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुने। इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है वो किस तरीके से दिया हुआ है। करेक्ट, वो रेट जो है किस तरीके से दिया हुआ है, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में जो तुम्हें रेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? एट कॉस्ट, उसने लिखा है हेड ऑफिस जो सामान भेजता है एट कॉस्ट प्लस 25%। एट कॉस्ट प्लस 25%। एट कॉस्ट प्लस 25% पर सामान भेजता है। इस क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है एट कॉस्ट प्लस 25%। एट कॉस्ट प्लस 25% का मतलब है जो रेट तुम्हें दिया हुआ है वो कॉस्ट पर दिया हुआ है। एट कॉस्ट प्लस 25%। यही रेट तुम्हें ऐसे भी दिया हो सकता था कि हेड ऑफिस, इस क्वेश्चन में तो दिया है कि हेड ऑफिस जो सामान भेजता है एट कॉस्ट प्लस 25% पर भेजता है। ये रेट तुम्हें ऐसे भी दिया हो सकता है कि हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स एट 25% मार्जिन, 25% मार्जिन या लोडिंग ऑन सेलिंग प्राइस या ऑन इनवॉइस प्राइस। मैंने कहा इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही प्राइस होंगे इनवॉइस प्राइस के केस में। इस क्वेश्चन में तुम्हें ये रेट दिया हुआ है, लेकिन वो ऐसे भी दे सकता था कि हेड ऑफिस सामान जो भेजता है एट ए मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि शुरुआती लाइन में, ये तुमने बड़ा ध्यान रखना है कि शुरुआती लाइन में, जिसको मैं प्रीफेसिंग लाइन भी बोलता हूं, इनिशियल लाइंस में आपको क्या रेट दिया हुआ है? क्या रेट कॉस्ट प्राइस पर दिया है या रेट इनवॉइस प्राइस पर दिया है? अगर ये दिया होता कि हेड ऑफिस सामान भेजता है 25% मार्जिन ऑन इनवॉइस प्राइस, इन दैट केस आई वुड हैव हैड प्रिज्यूम दैट रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑन इनवॉइस प्राइस। अगर ये लाइन लिखी होती तो मैं ये कहता कि रेट जो है इनवॉइस प्राइस पर गिवन है। बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो हेड ऑफिस सामान भेजता है एट कॉस्ट प्लस, तो मैं कहूंगा रेट कॉस्ट पर गिवन है। यानी कि तुमने क्वेश्चन में पहले तो इस बात को परखना है कि जो रेट दिया गया है क्या वो कॉस्ट पर है या वो सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस पर है। याद रखें सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस एक ही आइटम है। मैंने कहा इनवॉइस प्राइस के केस में, जब तक मैं कुछ और ना बोलूं। तो रेट दो में से एक चीज पर दिया होगा। नंबर एक, या तो वो कॉस्ट पे दिया होगा या इनवॉइस प्राइस पे दिया होगा। अब इस क्वेश्चन में रेट हमें कॉस्ट पे दिया है, पहले मैं इसकी चर्चा करूं। अब रेट को देखने के बाद और समझने के बाद कि रेट किस पर दिया है, किस पर दिया है रेट, कॉस्ट पर दिया है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो एक इक्वेशन लिखेंगे जो आपने कई बार लिखी है, कॉस्ट प्लस मार्जिन, मार्जिन का मतलब लोडिंग से ही है, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। रेट चाहे कॉस्ट पर दिया हो चाहे इनवॉइस प्राइस पर दिया हो, ध्यान से सुनना है, रेट चाहे कॉस्ट पर दिया हो या इनवॉइस प्राइस पर दिया हो, रेट को देखने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके नीचे इक्वेशन लिख लेनी है, कॉस्ट प्लस मार्जिन। और इक्वेशन तो वही रहेगी, इक्वेशन में तो कभी चेंज नहीं आ सकता। कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। बिकॉज इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो यहां ज्यादा फोकस करें। तो रेट को देखने के बाद और समझने के बाद कि ये किस पर दिया है, किस पर दिया है, कॉस्ट पर दिया है, फिर मैंने ये इक्वेशन लिख ली। अब इक्वेशन को लिखने के बाद अब मैं क्या देखूंगा
कि ये रेट कॉस्ट पर दिया है, तो जिस पर रेट दिया होता है उसको मैं 100 मानूंगा। ये कॉस्ट पर रेट है तो कॉस्ट को 100 मानना है। अब 100 का रेट, जो रेट तुम्हें दिया है 25%, तो 100 का 25% 25। इसका मतलब 100 रुपये की कॉस्ट है, तो 25 रुपये बढ़ा करके सामान भेजा जा रहा है 125 रुपये के हिसाब से। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने ये इक्वेशन फिलअप कर ली, बस अब आपको मार्जिन को न्यूमरेटर में रखना है। मार्जिन को आपने न्यूमरेटर में रखा और डिनोमिनेटर में आप इनवॉइस प्राइस को रखेंगे। डिनोमिनेटर में आपने इनवॉइस प्राइस को रखा। इज इट क्लियर टू यू? इसका मतलब इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि रेट ऑफ लोडिंग, ये जो आ गया इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ मार्जिन या रेट ऑफ लोडिंग, इज 1/5। और बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, हमने इनवॉइस प्राइस लिखी है, तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। न्यूमरेटर में आपने मार्जिन लिखा, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस लिखी, तो अब मैं बोलूंगा कि अब रेट ऑफ लोडिंग जो है वो 25/125 है ऑन इनवॉइस प्राइस पे। यानी कि चाहे रेट कॉस्ट पे दिया हो, चाहे इनवॉइस प्राइस पे दिया हो, अल्टीमेटली मुझे रेट फाइंड करना है ऑन इनवॉइस प्राइस पर। इज इट क्लियर टू यू? मान लो इस क्वेश्चन में तो मैंने कहा ये चीज तुम्हें दी हुई है। सपोज क्वेश्चन में ये दिया होता कि हम गुड्स भेजते हैं 25% मार्जिन ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इस केस में मैं इक्वेशन को कैसे फिलअप करता? मैंने कहा ध्यान से देखना है कि रेट किस पर दिया। अगर रेट इनवॉइस प्राइस पर दिया है, जिस पर रेट दिया होता है उसको 100 मानना है। यहां रेट कॉस्ट पे था, मैंने कॉस्ट को 100 माना। अब यहां रेट इनवॉइस प्राइस पर गिवन है तो इनवॉइस प्राइस को 100 मानेंगे। मार्जिन तुम्हारा 25 हो गया, तो इस केस में कॉस्ट कितनी हो गई? 75 हो गई। अब इसको फिलअप करने के बाद आपने न्यूमरेटर में प्रॉफिट रखना है और डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस को ही रखना है। यानी कि इस केस में आपका रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 1/4 हो गया। समझ में आया? यानी कि आपका बेसिक पर्पस है किसी तरीके से रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस को फाइंड करना। इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। अब इस क्वेश्चन में मुझे इस रेट की जरूरत है। अब इस रेट से मुझे क्या फायदा है? इस रेट से मुझे क्या फायदा मिलेगा? देखें यहां पर। अब आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, मैंने ये बताया था कि जब हम सामान इनवॉइस प्राइस पर भेजते हैं तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में 6 लाख हमने लिखा था, फिर मैंने 1 लाख क्रेडिट में लिखा था। यानी कि जो भी आइटम इनवॉइस प्राइस पर होता है उसको मुझे कॉस्ट पे लाना पड़ता है। कॉस्ट पे लाने के लिए मुझे उसके अंदर कितनी लोडिंग है वो ऑपोजिट साइड में लिखनी पड़ती है। अब ध्यान से दूसरा पॉइंट सुने। लोडिंग जो हो सकती है या जिसकी तुम्हें लोडिंग निकालनी पड़ सकती है, वैसे लोडिंग वर्ड नहीं है, वर्ड हमेशा लोड होता है, हालांकि हम लोग लोडिंग बोलने के आदी हैं। तो लोड या मार्जिन या लोडिंग केवल और केवल आपको यह मालूम होना चाहिए उन्हीं गुड्स पे हो सकती है जिनका फ्लो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होता है। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो गुड्स आ जा रहे हैं, पहले तो ये समझें कि लोडिंग आप निकालेंगे सिर्फ गुड्स की, नंबर 1। यानी कि लोडिंग जो निकाली जाती है वो ओपनिंग स्टॉक की निकाली जाती है, क्लोजिंग स्टॉक की निकाली जाती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग निकाली जाती है। अगर कभी क्वेश्चन में गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे और ब्रांच ने वो गुड्स रिटर्न कर दिए, तो उसकी भी लोडिंग निकालनी पड़ सकती है। लोडिंग सिर्फ गुड्स की निकाली जाएगी, ये नहीं कि आप डेटर्स की लोडिंग निकाल लें, पेटी कैश की निकाल लें, उनकी थोड़ी लोडिंग होगी। लोडिंग सिर्फ गुड्स की हो सकती है। इसी तरह गुड्स इन ट्रांजिट, GIT, और आने वाले क्वेश्चन में गुड्स ट्रांसफर्ड का केस भी आप देखेंगे। यानी कि लोडिंग जो होगी सिर्फ और सिर्फ गुड्स की होगी और उन्हीं गुड्स की हो सकती है जिनका फ्लो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखें यहां पर, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे मालूम है स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में मान लेते हैं तुम्हें क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। अब जो सेल्स रिटर्न है ये ट्रांजैक्शन डेटर्स और ब्रांच के बीच में है। भाई सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न का मतलब है वो क्रेडिट कस्टमर जिन्होंने गुड्स रिटर्न कर दिए। सामान तो ब्रांच ने बेचा था, उसका मतलब ये जो सामान वापस हुआ है ये डेटर्स ने ब्रांच को दिया है। अब ये ट्रांजैक्शन ये भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसकी लोडिंग नहीं करी जाएगी। इसकी लोडिंग क्यों नहीं करी जाएगी? बिकॉज इट इज ए ट्रांजैक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन ब्रांच एंड द ब्रांच डेटर्स। इज इट क्लियर टू यू? तो लोडिंग सिर्फ गुड्स की करी जाती है, ये चीज समझ में आ गई। नंबर 1, लोडिंग हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आदत में जरा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक है, अब उसके आगे लिखा भी है इनवॉइस प्राइस, ठीक है, यानी कि ये इनवॉइस प्राइस है ओपनिंग स्टॉक 12,000 रुपये, ये इनवॉइस प्राइस पर है। अब इसकी लोडिंग हटाने के लिए इसके अंदर कितना मार्जिन है निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 1/5 से, तो मुझे पता लग जाएगा 2400 इसके अंदर लोडिंग है। यानी कि किसी भी आइटम की जो कि इनवॉइस प्राइस पर है उसकी लोडिंग हटाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? सिर्फ ये रेट अप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजता है एट कॉस्ट प्लस 25% पर। रेट कॉस्ट पे दिया था, उसको अल्टीमेटली आपने ध्यान से पहले इक्वेशन बनाई और उसके बाद आपने उस रेट जो दिया था मार्जिन का रेट, उससे आपने रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस निकाल लिया। अब जब आप ये रेट निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो भी आइटम इनवॉइस प्राइस पर है नीचे। अब एक और पॉइंट मैं यहां पर बता दूं, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, ध्यान से देखो, नीचे अपने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के आगे इनवॉइस प्राइस लिखा है। अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है, अब नीचे जो गुड्स से रिलेटेड आइटम है, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे वो गुड्स सेंड टू ब्रांच हो, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे वो गुड्स इन ट्रांजिट हो, गुड्स से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे उनके आगे चाहे इनवॉइस प्राइस लिखा हो या ना लिखा हो, यह माना जाएगा कि वो इनवॉइस प्राइस पर है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि यहां तो लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक के आगे इनवॉइस प्राइस, अगर इनवॉइस प्राइस नहीं भी लिखी होती तो तब भी मैं ये मान करके चलता कि ये इनवॉइस प्राइस पर ही गिवन है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? इज इट क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, यानी कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम मुझे ये करना है। अब ये काम करने के बाद मुझे क्या करना है, बिकॉज क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, इसीलिए मैंने कहा समझाने के लिए मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जरा मैं इधर की तरफ आ जाता हूं, ये है। तो अब मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनकी लोडिंग्स निकालनी है। तो मुझे लोडिंग किस किस की निकालनी पड़ेगी? एक तो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकालनी पड़ेगी। लोडिंग निकालने के लिए मुझे रेट की जरूरत पड़ेगी और रेट मैंने कैलकुलेट कर लिया 1/5। अब ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग निकालने के लिए मैं ऑपोजिट साइड में लिखूंगा लोड ऑन। क्या लिखूंगा? लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। 12,000 का ओपनिंग स्टॉक है और लोडिंग का रेट हमने निकाल लिया था 1/5 है। इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक 12,000 इनवॉइस प्राइस पर है उसके अंदर 2,400 रुपये की लोडिंग है, यानी कि 2,400 में 12,000 में से माइनस कर दो तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस पर इतना है। लोडिंग हमेशा ऑपोजिट साइड में लिखी जाएगी। आप इसकी लोडिंग निकालने के लिए ये टर्म भी लिख सकते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कई लोग स्टॉक रिजर्व अकाउंट ब्रैकेट में ओपनिंग लिख देते हैं। जैसे मैंने लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक लिखा है, आप डायरेक्टली स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा पेटी कैश की डेटर्स की लोडिंग नहीं होती है। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग करेंगे। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच की लोडिंग, यहां पर मैंने लिखा लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितने हैं? 80,000 है। अब 80,000 की लोडिंग निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 1/5 से इसको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो मुझे पता लग गया कि 16,000 इसके अंदर लोडिंग है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा मैंने कहा इसकी तो लोडिंग होगी नहीं कैश की, फिर ये जो हमने कैश लिखा है इसकी भी लोडिंग नहीं होती है। अब क्रेडिट साइड में जो लोड, अब मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, लोडिंग सिर्फ गुड्स की होगी। इज इट क्लियर टू यू? तो अब आपको क्लोजिंग स्टॉक की आपको लोडिंग निकालनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की आप लोडिंग निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की आपने अब लोडिंग निकाली, तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग हमेशा ऑपोजिट साइड में निकाली जाती है। 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने कहा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग निकालने के लिए आप स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज कर सकते हैं। बाकी किसी भी आइटम की लोडिंग निकालनी हो तो केवल गुड्स, उस आइटम का नाम लिखेंगे, जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच, और उसके आगे लोडिंग लिख सकते हैं या ऐसे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक
मैं चाहूँ तो स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में क्लोजिंग भी लिख सकता हूँ। तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 का था। अब 20,000 का 1/5 मैंने कंप्यूट करा, तो 1/5 कंप्यूट करने के बाद 4,000 जो है इस केस में इसकी लोडिंग आ गई, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था। इजंट इट और नॉट? तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब जब फाइनली आप अपना आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर 11,100 आ जाएगा, और आंसर आप जरूर चेक कर करके लिखा करें 11,100। तो इनवॉइसिंग में क्या हमें करना पड़ता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। अब और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्या बोलते हैं अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए। इसके लिए अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी सब मैंने सॉल्व भी करके रखी हुई है आपके लिए, लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप उसको करा करें। अगला क्वेश्चन है 1.7। फिर कह रहे हैं ईस्टर्न विंड्स लिमिटेड इज हैविंग ए हेड ऑफिस एट सिटी के। तो ईस्टर्न विंड्स नाम की कोई कंपनी है और उसका हेड ऑफिस सिटी के में है और ब्रांच उसकी सिटी एम में है। आगे कहता है हेड ऑफिस इनवॉइसेस द गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। अब नेक्स्ट टाइम से आप क्या करेंगे, जब इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन होंगे, जैसे ही आपने रेट्स को पढ़ा इमीडिएटली आपका पहला काम होना चाहिए कि आप रेट्स कंप्यूट कर लें। बिकॉज इस क्वेश्चन में भी रेट वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। सबसे पहले रेट को कंप्यूट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा रेट किस पर है, एट कॉस्ट प्लस 25%। किस पर रेट गिवन है, कॉस्ट पर गिवन है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ रेट्स। तो कैलकुलेशन ऑफ रेट्स करने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, उसके बाद मैंने लिखा मार्जिन, और उसके बाद फिर मैंने लिखा इनवॉइस प्राइस। क्या लिखा, इनवॉइस प्राइस। अब मुझे ये देखना है कि मैं 100 किसको मानूं। बिकॉज रेट कॉस्ट पे दिया है तो मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगा। कई बच्चों को ये, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या बचकाना सा पॉइंट्स आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए बार बार कहना पड़ता है। तो प्लस 25%, तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस कितनी हो गई, 125 हो गई। फिलअप करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, मार्जिन को न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस को रखना है। तो इससे ये जो रेट आ गया इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि किसी भी आइटम की मुझे लोडिंग निकालनी पड़ेगी तो अब मैं उसमें 1/5 का रेट अप्लाई कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अब इस क्वेश्चन में जैसे कि पहला आइटम है आपका ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक पहले तो आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और उसका 1/5 कंप्यूट करके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। इसी तरह डेटर्स हैं, डेटर्स आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे और डेटर्स अकाउंट में लिख देंगे। फिर पेटी कैश दिया हुआ है, पेटी कैश बिगनिंग की डेट को 1,000 का है, पेटी कैश पहले तो ब्रांच की डेबिट में लिखेंगे, डेट्स ऑल। उसके पहले तो मतलब सिर्फ डेबिट में ही लिखेंगे। अब कह रहा है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, 40,000 रुपये के हमने गुड्स भेजे, पहले मैं ब्रांच की डेबिट में लिखूंगा और उसकी लोडिंग में ऑपोजिट साइड में लिखूंगा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसका मतलब है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो सामान भेजा उसमें से ब्रांच ने कुछ सामान वापस कर दिया। पहले तो मैं इसको ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट में लिखूंगा और उसके बाद इसकी लोडिंग जो है वो मैं डेबिट में लिखूंगा। फिर कैश सेल्स जो है रेमिटेंसेस का पार्ट है। इस क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी दिया हुआ है 30,000। फिर बैड डेट्स जो है वो डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे, करेक्ट। अलाउंसेस टू कस्टमर, अलाउंसेस टू कस्टमर कभी लिखा हो तो वो हमेशा डेटर्स अकाउंट में आएगा। ये भी एक तरीके का छूट है, एक तरीके का डिस्काउंट है कह सकते हैं। रिटर्न इनवर्ड अभी मैंने बताया था सेल्स रिटर्न को कहते हैं, तो ये भी डेटर्स अकाउंट में आएगा। बैड डेट्स, अलाउंसेस और रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद अच्छा बैड डेट्स 2,000 के हैं, अलाउंसेस 1,000 के, 1,000 के। उसके बाद ये 3 आइटम रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में 2 कैश आप लिख देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है 15,000, पहले तो ब्रांच की क्रेडिट में आपने लिखना है और उसकी लोडिंग को आप डेबिट में लिखेंगे। फिर सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 4,000 है और पेटी कैश का बैलेंस जो है 1,000 का है। टेक्निकली तो ये क्वेश्चन आपको खुद कर लेना चाहिए, लेकिन अभी इनिशियल क्वेश्चन हैं इसलिए मैंने कहा कि मैं ही इस क्वेश्चन को करा दूं। तो रेट्स तो मैंने कंप्यूट कर दिए थे, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपके लिए कर दिया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ब्रांच अकाउंट मैंने बनाया, तो ब्रांच अकाउंट आप भी बनाएं। ये तो ब्रांच अकाउंट है और उसके अलावा मैंने फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया।
ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच के जितने भी डेटर्स हैं उनका एक ही अकाउंट हमने बनाया, इसीलिए इसको सन्ड्री डेटर्स अकाउंट भी कहते हैं। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री का वर्ड का मतलब है बहुत सारे जब लोग हों तो उनको मिला करके सन्ड्री वर्ड यूज़ करते हैं। सन्ड्री का मतलब सारे डेटर्स का अकाउंट। और उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर ब्रांच अकाउंट लिखा। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ये काम हो रहा है, ये आपको एग्जामिनेशन में टाइटल में हमेशा लिखना चाहिए, जो कि बच्चे कभी नहीं लिखते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन की शीट निकाल लूँ, क्योंकि अब मैं बार बार फ्लिप नहीं कर सकता। कौन सा क्वेश्चन था ये? 1.7 था। चलो, ये 1.7 की एक शीट मैंने निकाल ली है। तो सबसे पहला आइटम, रेट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक है, तो पहले तो आप यहाँ पर लिखें बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, और बैलेंसेस ब्रॉट डाउन के अंदर भी सबसे पहले आपने स्टॉक लिखा, तो स्टॉक जो है वो 12,500 का है। अब क्या करना, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व करा था वो तो मैंने आपको समझाने के लिए करा था। अब जैसे ही आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, इसकी जो लोडिंग है वो आप इमीडिएटली ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। ऑपोजिट साइड में आपने लिखा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। सर हम स्टॉक रिजर्व लिख लें? बिल्कुल लिख सकते हो, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो 12,500, क्या ऐसे कैलकुलेट करके दिखाना जरूरी है? नहीं, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताता रहता हूँ। तो 12,500 इंटू 1/5 इसकी लोडिंग आपने निकाल ली। लोडिंग मेरे ख्याल से 2,500 इसकी आ जाएगी। उसके बाद फिर पेटी, उसके बाद है स्टॉक के बाद डेटर्स। तो डेटर्स का बैलेंस आपने यहाँ पर लिख दिया, और डेटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 5,000 का बैलेंस है, तो 5,000 आपने यहाँ पर लिखा, 5,000 करेक्ट। फिर डेटर्स अकाउंट में आपने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट इज इक्वल टू 5,000। उसके बाद पेटी कैश का बैलेंस आपको गिवन है, तीसरा आइटम। तो पेटी कैश का बैलेंस आपने सिर्फ यहाँ पर लिख करके छोड़ दिया। ब्रांच मैनेजर के पास 1,000 रुपये का पेटी कैश पहले से ही मौजूद है। उसके बाद है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस है। अगर उसके आगे इनवॉइस प्राइस ना भी लिखी हो, मैंने अभी तुम्हें बताया, अगर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस का है तो ये मानना पड़ेगा कि नीचे गुड्स से रिलेटेड जो भी आइटम है वो इनवॉइस प्राइस पर ही गिवन है। इज इट क्लियर टू यू? इसकी लोडिंग निकालने के लिए लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट की लोडिंग मैंने करके दिखा दी। 40,000 इंटू 1/5, इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद कह रहा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। देखो, हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को गुड्स भेजे, ब्रांच ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए। तो ब्रांच जब गुड्स रिटर्न करती है, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करें, पहले तो हम लिखते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स। अब ये रिटर्न्स हैं 5,000 रुपये के। अब मुझे इसकी भी लोडिंग करनी पड़ेगी। अब इसकी जब मैं लोडिंग करूंगा तो मैंने यहाँ पर लिखा लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। अब ये 5,000 के गुड्स रिटर्न हुए हैं, उसकी लोडिंग 1/5 मैंने करके दिखा दी। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास, तो 1,000 रुपीज़। लोडिंग हमेशा ऑपोजिट साइड में करी जाती है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल करना है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कैश सेल्स तुम्हें दिया है। कैश सेल्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रेमिटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखा, रेमिटेंसेस के अंदर हमने लिखा कैश सेल्स, और कैश सेल्स जब आपने यहाँ पर लिखा कैश सेल्स, तो कैश सेल्स का अमाउंट जो है वो 12,000 रुपये का है। 12,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी दिया ही हुआ है, तो कैश फ्रॉम डेटर्स वो भी हम यहीं पर लिखते हैं, कैश फ्रॉम डेटर्स। और कैश फ्रॉम डेटर्स का जो अमाउंट आपको गिवन है वो 30,000 का अमाउंट गिवन है। 30,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसे ही लिखा, आपको ये ख्याल आना चाहिए कि आप डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं और डेटर्स के अंदर भी कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आता है। तो यहाँ पर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बाई कैश लिख सकते हैं, जो कि 30,000 है, क्योंकि डेटर्स अकाउंट तो ये है ही। तो 30,000। उसके अलावा बैड डेट्स, अभी मैंने बताया था, जो बैड डेट्स हो गए वो डेटर्स को कम कर देंगे। 2,000 रुपीज़ के बैड डेट्स हैं, तो 2,000 रुपीज़ आपने यहाँ पर लिखा 2,000। बैड डेट्स के बाद अलाउंसेस टू कस्टमर आपने यहाँ पर लिखा। अलाउंसेस टू कस्टमर्स हैं इस केस में 1,000 रुपये के,
और उसके बाद कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि डेटर्स ने कुछ सामान वापस कर दिया, लेकिन इसका मतलब है कि ब्रांच को वापस करा। हालांकि ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसकी लोडिंग नहीं होगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में नहीं है, ये डेटर्स और ब्रांच के बीच में है। तो 1000 रुपीज़ के गुड्स वापस करे गए हैं। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस दिया हुआ है। रेट्स एंड टैक्सेस 3000 ही है ना, हाँ। तो जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो टू कैश, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रेट्स एंड टैक्सेस। तो रेट्स एंड टैक्सेस जो हैं वो तो 3000 रुपये के हैं, वो आपने लिख दिए। उसके अलावा सैलरीज़ हैं, तो सैलरीज़ भी आपने लिख दी। सैलरीज़ का जो अमाउंट है डेट इज़ इक्वल टू कितना है भाई सैलरीज़ का अमाउंट, ये फिगर भी ना बड़ी दूर दूर लिखी हुई है, 8000। और सैलरीज़ के बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ का है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक जाहिर है कि अब मैं बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर लिखूँगा। बैलेंस कैरी डाउन के अंदर पहले तो मैंने स्टॉक लिखा, स्टॉक का अमाउंट 15000 रुपये हमें गिवन है। अब ये जो 15000 रुपये का अमाउंट हमें गिवन है, इसकी लोडिंग भी करी जाएगी, ये भूलना नहीं है। लोडिंग ऑपोजिट साइड में करेंगे, तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 15000, और मैंने कहा था ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग निकालने के लिए आप वर्ड स्टॉक रिजर्व भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉक रिजर्व। तो लोडिंग मैंने निकाली, 1/5 का रेट अप्लाई करा, तो 3000 रुपये इसके अंदर लोडिंग है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ तो डेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 4000 रुपीज़ आपने लिख दिया, करेक्ट, 4000 रुपीज़। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4000 रुपीज़। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 4000 रुपीज़ हमने लिखा। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद फिर इस क्वेश्चन में उसने आगे क्या लिखा हुआ है, पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस। देखो उसने पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दे ही दिया, तो पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस ही हमें यहाँ लिखना होता है। तो पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 1000 रुपीज़। अब मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इसको टैली कर सकता हूँ, क्योंकि डेटर से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं, ओपनिंग डेटर्स भी, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी और क्लोजिंग डेटर्स भी। तो आप इसको टैली कर सकते हैं। हाँ, डेटर से रिलेटेड कोई चीज़ मिस होती तो आप पहले डेटर्स अकाउंट को टैली करेंगे। तो आप जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट इसमें बहुत मार्जिनल आएगा, 3000 रुपये का। पॉइंट ये नहीं है नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। और डेटर्स अकाउंट को अगर आप बैलेंस करेंगे तो बताओ जरा डेटर्स अकाउंट से क्या बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है। क्रेडिट सेल्स 32, 33, 34, 38 -5 नहीं, तो हाँ 33,000 आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ओपनिंग डेटर्स भी मौजूद हैं, क्लोजिंग डेटर्स भी मौजूद हैं और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी मौजूद हैं। अब क्रेडिट सेल्स तो ब्रांच अकाउंट में हम डायरेक्टली नहीं दिखाते, हालांकि इनडायरेक्टली हम दिखा रहे हैं, जो कि मैंने वेरी फर्स्ट सेशन में आपको बताया था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, इस सेशन में फिलहाल इतना ही है और नेक्स्ट सेशन में फिर चर्चा को हम बदस्तूर जारी रखेंगे। ठीक है।